सभी व्यूअर्स का हमारे चैनल LISP ई एजुकेशन में स्वागत है। आपके सहयोग ने हमारे चैनल को कंप्यूटर एजुकेशन के टॉप चैनल्स में से एक बना दिया है। साथ ही अब हमारे चैनल्स के वीडियो इंडिया में ही नहीं बल्कि यूके में भी देखे जा रहे हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस चैनल में आप कंप्यूटर के लगभग सभी फील्ड्स से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स को देखेंगे। हमारे यहाँ रेगुलर और ऑनलाइन क्लासेस भी उपलब्ध है, जिसके लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या मेल करें और इसी सहयोग के साथ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम एक्सेल में डेटाबेस पे कैसे काम करते हैं यह सीखेंगे, लेकिन इससे पहले कल की एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। कल एक्सरसाइज आपको ये दी गई थी कि यहाँ पे हमको कस्टमर के नेम, उनके रूम टाइप, टोटल डेज दिए हुए हैं और यहाँ हमें एक फॉर्मूला देना है जिसमें कि हमें अमाउंट और डिस्काउंट दोनों निकल के आ जाए। और अमाउंट हमें इस तरीके से निकालना है कि अगर उनका रूम टाइप AC है तो उसका रेंट पर डे इतना, इसके हिसाब से कैलकुलेट होगा और डिस्काउंट इतने परसेंटेज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे मुझे एक फॉर्मूला देना है, तो हम देखते हैं कैसे फॉर्मूला देंगे। कल की तरह ही हमें यहाँ पे, क्योंकि ये कंडीशनल फॉर्मूला है इसलिए हम यहाँ पे इफ को यूज करेंगे। तो पहले मैंने यहाँ पे चेक किया कि इफ, और अब मुझे चेक करना है क्योंकि रूम टाइप मेरा किस में दिया हुआ है, B9 में। तो मैंने यहाँ पे लिखा B9 और अगर वो हमारा AC है उस केस में हमें क्या करना है कि मुझे इसके जो टोटल डेज हैं यानी कि जो C9 है इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है रेंट पर डे से, और चूंकि रेंट पर डे फिक्स रहेगा इसलिए हम यहाँ पे इसकी एब्सोल्यूट एड्रेसिंग वाला तरीका यूज करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो इसका सेल एड्रेस है AC के लिए वो है B4, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे $B और $4। बाद में हम इसको देखेंगे कहाँ पे हमें क्या चेंज करना है। इस तरीके से फिर नॉन AC के लिए भी यूज करेंगे। तो नॉन AC के लिए फिर मैंने यही फॉर्मूला टाइप कर दिया और यहाँ पे भी हम उसी तरीके से ही करते चले जा रहे हैं। और नॉन AC के लिए जो मेरा सेल है वो है B5, तो यहाँ पे $B और $5। फिर ऐसे ही यहाँ पे इफ के साथ लगेगा, इफ कंडीशन के साथ, और फिर इसके बाद फिर एक तीसरी कंडीशन आ जाएगी यहाँ पे। फिर यहाँ पे आ जाएगा कि B9 अगर अब हम डीलक्स के लिए चेक कर लें, डीलक्स, और इसका लिए हमारा हो जाएगा C9 इंटू, और इसका जो है हमारा है B6, तो $B और $6। और इसी के साथ फिर तीसरी कंडीशन इसमें आ जाएगी कि इफ B9 अगर हमारा है ऑर्डिनरी, अगर ऑर्डिनरी है तो फिर मुझे यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई कराना है ऑर्डिनरी वाले सेल से जो कि हमारा B7, यहाँ मैंने कर दिया $B और $7। और अगर फिर कुछ नहीं होता तो फिर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारा स्टार बन के आ जाए, तो मैंने 2 स्टार देती हूँ। फिर हम यहाँ पे सारे फॉर्मूले को क्लोज, कंडीशन को क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे हम यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला दे दिया। अब दूसरी चीज हमें यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि जब मैं इस फॉर्मूले को इसके नीचे कॉपी करूंगा, यानी कि इससे पहले अब हम ये देख चुके हैं, जब हम इसे नीचे कॉपी करेंगे तो हमारा केवल रो चेंज होगी और कॉलम चेंज नहीं होगा। तो अब मुझे यहाँ पे ये देखना है कि किस सेल में हमारी रो चेंज होनी चाहिए और किस में नहीं होनी चाहिए। देखिए पहला सेल है मेरा B9, तो जब हमारा B9 सेल ये है, तो जब हम इसके नीचे आए तो ये रो कौन सी हो जाए, 9 की जगह हो जाए 10। इसका मतलब है कि मुझे रो को इसमें चेंज करना है, इसलिए रो को हम फिक्स नहीं करेंगे। दूसरा सेल ऐसे हमारा है इसमें C9 मेरा ये वाला सेल है। इसको भी हम ये चाहते हैं कि जैसे जैसे हमारा नीचे की रो वाला चला जाए, ये टोटल डेज भी की रो भी चेंज होती चली जाए कि पहले के लिए ये वाला रो से रिकॉर्ड है, दूसरे के लिए ये वाली रो, तीसरे के लिए ये वाली रो, तो सबकी अलग अलग, इसलिए हम इसमें भी रो को फिक्स नहीं करेंगे। इसका फिर मेरा यहाँ पे आता है B4 मेरा ये है। यहाँ पे भी हमारा ये है कि जब हम रो को चेंज करेंगे तो यहाँ पे हमारी रो चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर AC है तो हमेशा इसी वाले सेल को ले, नॉन AC तो इसी वाले सेल को ले, इसलिए यहाँ पे हम इसमें यहाँ पे डॉलर को यूज करेंगे। अभी हम केवल रो के बारे में बात कर रहे हैं, कॉलम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से ये हमारा B9 हो गया। हम इसमें देख ही चुके हैं कि B9 और C9 में हमारी रो चेंज होनी चाहिए, तो हम इसको फिक्स नहीं करेंगे। और यहाँ पे हमने ये देख लिया कि जब आप रेंट के कैलकुलेट करेंगे तो रेंट वाली हमारी जो है रो चेंज नहीं होनी चाहिए, वो फिक्स है, इसलिए सब पे मेरी रो फिक्स रहेगी। अब ये हो गई बात कि जब हम फॉर्मूले को इस
रेंज में कॉपी करेंगे यानी कि हमारी रो चेंज होगी। अगर हम इस फॉर्मूले को इस रेंज में इस तरफ कॉपी करेंगे यानी कि जब हम इस फॉर्मूले को डिस्काउंट के लिए कॉपी करें तो अब हमें देखना है चूंकि अमाउंट से डिस्काउंट तक जाने में पे मेरा कॉलम चेंज हो रहा है, इसलिए मुझे ये देखना है कि इसमें कौन सा कॉलम चेंज होना चाहिए, कौन सा कॉलम चेंज नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं, फिर से शुरू करते हैं यहीं से। B9 मेरा सेल ये है रूम टाइप। तो जब हमारा ये वाला फॉर्मूला इससे इस सेल पे आए तो क्या रूम टाइप इसकी जगह ये वाला सेल हो जाए? नहीं हो जाए, क्योंकि हमें चाहिए डिस्काउंट के लिए भी हमेशा रूम टाइप इसी को ही चेक कर, यही सेल चेक होना चाहिए, ये वाला सेल चेक नहीं होना चाहिए जब यहाँ से यहाँ पे है। इसलिए मुझे यहाँ पे ये वाले जो सेल है B9 को मुझे फिक्स करना पड़ेगा और इसीलिए मैं इसके आगे डॉलर साइन को हम यूज करेंगे। यहाँ पे मैंने लगा दिया डॉलर, इस तरीके से यहाँ पे भी जहाँ पे भी हमारा सेल है वहां पे हम डॉलर से इसके कॉलम को फिक्स करेंगे। यहाँ मैंने इसको कॉलम को फिक्स कर दिया और यहाँ पे मैंने इसके कॉलम को फिक्स कर दिया। तो ये हो गई मेरे पहले वाली सेल की बात, रूम टाइप की बात। अब दूसरा आता है C9 सेल है मेरा टोटल डेज। तो यहाँ पे भी हमें देखना है कि जब हम अमाउंट से डिस्काउंट में आए तो क्या ये वाला सेल शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाए और ये सेल को शिफ्ट होके यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि डिस्काउंट हमें किस पे कैलकुलेट करना है, अमाउंट पे। तो इसलिए अमाउंट वाले जो हमारा टोटल डेज वाला जो सेल है यहाँ पे हमारा कॉलम हम फिक्स नहीं करेंगे और ये हमारा एज इट इज रहेगा, जिससे कि वो C की जगह चेंज होकर D पे आ जाए। इसके बाद फिर ये आती है हमारी रेंट पर डे वाला सेल। रेंट पर डे वाला सेल हमारा B4। तो ये भी हम चाहते हैं कि जब यहां से हम यहाँ पे आए तो B की जगह भी क्या हो जाए, C हो जाए। तो यानी कि यहाँ पे मुझे कॉलम को फिक्स नहीं करना है और इसलिए हम इसके आगे से डॉलर साइन को रिमूव कर देंगे। तो जहां भी मेरा डॉलर साइन है हम उसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, जिससे कि जब हमारा सेल कॉपी हो तो वो यहाँ से उस कॉलम को चेंज कर सके। तो इस तरह से हमने अपने सारे कॉलम में ये चेक कर दिया कि हमारा कहाँ पे रो चेंज होनी है, कहाँ पे कॉलम चेंज होनी है, कहाँ पे रो और कॉलम चेंज नहीं होना है। इसके बाद हम इसमें फॉर्मूला को हम एंटर करेंगे तो हमारा पहले का ये निकल के आ जाता है। जब मैं इसको नीचे की तरफ कॉपी करूंगा तो ये क्या सबका कैलकुलेट हो जाता है अमाउंट, और इसके बाद इसी फॉर्मूले जब मैं दूसरे में कॉपी करूंगा यहाँ पे मेरा दूसरे का भी ये कॉपी होके आ जाता है। तो इस तरीके से जो है हमारा यहाँ पे हम अपने अमाउंट वगैरह को कैलकुलेट कर सकते हैं, और जहाँ पे हमारी वैल्यू सही नहीं होगी, जो इससे मैच नहीं कर रही होगी, वहां पे वो स्टार लगा के दिखा देगा। तो इस तरीके से हमारा जो है यहाँ पे हम इसको अपने एक ही फॉर्मूला देख के मतलब कॉपी कर सकते हैं। ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया यहाँ पे कि हमने यहाँ पे देख लिया किस तरीके से अपने सेल और कॉलम को फिक्स कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी सेल एड्रेसिंग की बात। और अब देखते हैं एक्सेल में डेटाबेस को कैसे मैनेज करते हैं। तो डेटाबेस जो हमारा होता है वो बेसिकली रिकॉर्ड्स का एक कलेक्शन होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये चीज जो दी हुई है ये मेरी एक डेटाबेस है। अब ये जो डेटाबेस होता है यहाँ पे जो हमारी इसकी हेडिंग्स होती हैं इनको हम बोलते हैं इनकी फील्ड्स, यानी कि ये डेटाबेस की टर्मिनोलॉजी है जिसमें कि इसमें फील्ड्स होती हैं और फील्ड्स में उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। जैसे कि नेम है तो उसके नीचे जितने भी अगर जो भी डाटा है, जैसे कि हम यहाँ पे एम्प्लॉय के बारे में बात कर रहे हैं तो सारे एम्प्लॉय के आएंगे नाम। अगर डिपार्टमेंट की फील्ड है तो उसके नीचे सारे डिपार्टमेंट आएंगे कि वो एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट काम करते हैं। डेजिग्नेशन है तो उसके नीचे उनकी सारे डेजिग्नेशन आ कि वो किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं। बेसिक है तो उसकी बेसिक सैलरी दी जाएगी। प्रेजेंट डेज है तो कितने दिन आया, वो सैलरी के लिए हम फॉर्मूला इससे पहले भी यूज कर चुके हैं। जो भी हमारा फॉर्मूला होगा उसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो इस तरीके से ये जो चीजें हैं ये हमारे किसी एक एम्प्लॉय के बारे में एक पूरी इंफॉर्मेशन हमको मिलती है। जैसे कि आपका मनोज नाम का एम्प्लॉय है, ये कम्युनिटी डिपार्टमेंट में काम करता है, ये इस पोस्ट पे है, इतनी उसकी बेसिक पे इतने दिन आया, उसकी सैलरी बनी। तो ये जो पूरी इंफॉर्मेशन ये हमारी कहलाती है एक रिकॉर्ड। तो एक रिकॉर्ड कहलाता है कि यानी कि एक एम्प्लॉय की पूरी इंफॉर्मेशन जो है ये एक रिकॉर्ड कहलाता है। और देखिए कई सारे रिकॉर्ड जो हैं ये मिलके एक पूरा डेटाबेस बनाते हैं। तो एक्चुअली हम लोग जो भी अब तक काम करते चले आए हैं, जो भी हमने शीट बनाई है वो सारी हमारी क्या है कि एक डेटाबेस ही है। तो डेटाबेस हम ये कह सकते हैं कि ये रिकॉर्ड्स का कलेक्शन होता है जिसमें कि हर रिकॉर्ड कई सारी फील्ड्स में डिवाइड होता है और हर फील्ड में उससे रिलेटेड वैल्यू को स्टोर किया जाता है और ये कई सारे रिकॉर्ड्स मिलके एक पूरा डेटाबेस तैयार करते हैं। तो इस डेटाबेस में हमें समय समय पर कई सारे ऑपरेशंस की जरूरत पड़ती है। इसको बोलते हैं डेटाबेस को मैनेज करना। तो जो डेटाबेस मैनेजमेंट है
उसमें हमारी आते हैं कि ऐड न्यू रिकॉर्ड, की नए रिकॉर्ड को जोड़ना, जैसे कि अगर कोई नया एम्प्लॉय आता है उसके रिकॉर्ड को ऐड करना है। मॉडिफाई, रिमूव या इंसर्ट रिकॉर्ड, किसी रिकॉर्ड को मॉडिफाई करना है, किसी का डिपार्टमेंट चेंज होना है, किसी का डेजिग्नेशन चेंज होना है, किसी की बेसिक पे चेंज हो गई, या कोई एम्प्लॉय अगर यहाँ से चला गया तो उसके रिकॉर्ड को रिमूव करना, या बीच में किसी रिकॉर्ड को इंसर्ट करना, ये सब चीजें डेटाबेस मैनेजमेंट के ऑपरेशंस में आती हैं। इस पर आती है डेटाबेस की सॉर्टिंग, जिससे कि अगर आप इसमें अभी देखें कि हमारे अलग अलग रिकॉर्ड अलग अलग जगह दिए हुए हैं, अगर हमें सिमिलर टाइप के रिकॉर्ड्स को किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना, जिससे कि उस फील्ड के अकॉर्डिंग अरेंज होकर आ जाए, तो इसको बोला जाता है सॉर्टिंग रिकॉर्ड। और अपने डेटाबेस से केवल अपनी उस टाइम की जरूरत के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड्स को निकालना, ये कहलाती है फिल्टरिंग रिकॉर्ड, रिकॉर्ड को फिल्टर करना, और रिकॉर्ड्स को वैलिडेट करना कि हमारे जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो सब हमारे कंपनी के दिए गए रूल्स के अकॉर्डिंग पूरी तरीके से ठीक हैं, एंटर हुए या नहीं हुए हैं, ये हमारे रिकॉर्ड का वैलिडेशन कहलाता है। तो आइए देखते हैं कि इस तरह के डेटाबेस की शीट पे हम किस तरीके से काम करते हैं। तो हमारी एक ही शीट बनी हुई है जो कि हमारे जितने भी कंपनी में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनकी शीट है, जो किस किस डिपार्टमेंट में, किस किस डेजिग्नेशन में कितनी सैलरी मिल रही है उनकी, ठीक है। तो ये पूरा हमारा एक डेटाबेस बना हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक का। अब इसमें अगर हमें ये देखना, मालूम करना हो कि भाई सेल्स डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं या कंप्यूटर डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं, तो मुझे सबको अलग अलग काउंट करना पड़ेगा कि ये सेल है, एक रिकॉर्ड, 2 रिकॉर्ड, 3 रिकॉर्ड, 4 रिकॉर्ड, 5, ऐसे मुझे पूरे डेटाबेस को चेक करना पड़ेगा कि कहाँ कितने रिकॉर्ड हैं। तो इससे अच्छा है कि अगर हमारे ये सारा रिकॉर्ड एक डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग हम इनको सॉर्ट कर लें, जिससे कि कंप्यूटर वाले रिकॉर्ड सारे एक जगह आ जाएं, सेल वाले सारे एक जगह आ जाएं, परचेज सारे एक जगह आ जाएं, तो हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा इन रिकॉर्ड को काउंट करना। तो इसके लिए हम अपने डेटाबेस को सॉर्ट करते हैं। तो सॉर्टिंग का तरीका ये होता है कि पहले हम डेटाबेस को कर लेंगे सेलेक्ट करने के बाद, जब आपने पूरा डेटाबेस सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद फिर हम यहाँ पे आते हैं, ये आपका एक डेटा टैब है, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसके सारे आपके ऑप्शंस आ जाते हैं। यहाँ पे होता है सॉर्ट। अब हम यहाँ पे सॉर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये एक डायलॉग खुल के आता है, यहाँ पे आता है सॉर्ट बाय, कि मुझे किस फील्ड पे सॉर्ट करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सारी फील्ड्स आपकी जो भी होंगी वो सारी आ रही हैं यहाँ पे, नेम, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, जितनी भी ये फील्ड्स ऊपर हैं वो सारी यहाँ पे आ रही हैं। तो मुझे चूंकि डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, मैं यहाँ पे कर दूंगा डिपार्टमेंट किया। इस पर आप करेंगे जो ओके, तो अब आप देख रहे हैं कि सारे डिपार्टमेंट वाइज लगे हैं, कंप्यूटर वाले रिकॉर्ड सारे आ गए एक जगह, इसीलिए परचेज वाले सारे एक जगह आ जाए और सेल वाले सारे एक जगह आ गए, ठीक है। तो ये उसने डिपार्टमेंट को एक अल्फाबेटिक क्रम में ऑर्गेनाइज कर दिया। अब हमको यहाँ से ज्यादा आसान हो गया कि हम यहाँ पे फटाफट काउंट करके देख सकते हैं कि कंप्यूटर डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं, परचेज में कितने लोग काम कर रहे हैं, सेल में कितने लोग काम कर रहे हैं, हम यहाँ से फटाफट ये देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने अपने डेटाबेस को किसी एक फील्ड पर सॉर्ट कर लिया। अच्छा, अब उसके बाद बात ये आती है कि जैसे कि आप कंप्यूटर डिपार्टमेंट में अब आप देख रहे हैं कई सारे लोग हैं, ऑपरेटर है, मैनेजर है, फिर ऑपरेटर है, ऑपरेटर है, मैनेजर है, कई सारे ऑपरेटर मैनेजर हैं। इस तरीके से परचेज में भी ऑपरेटर भी हैं, फिर मैनेजर भी, ऑपरेटर भी, ऐसी सेल्स में भी हैं। तो अगर हम ये भी चाहते हैं कि यहाँ पे भी अगर हमको ये मालूम करना हो कि भाई हर डिपार्टमेंट में मैनेजर कितने, ऑपरेटर कितने, वो भी एक ऑर्गेनाइज होकर आ जाए, यानी कि हर डिपार्टमेंट के ऑपरेटर एक जगह और मैनेजर एक जगह आ जाए। ऐसे ही परचेज में भी मैनेजर एक जगह आ जाए, ऑपरेटर एक जगह, सेल्स में मैनेजर एक जगह आ जाए, सारे ऑपरेटर एक जगह आ जाए। तो अब यहाँ पे मुझे डेटाबेस को 2 फील्ड के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए दोबारा हम एक बार डेटाबेस को दोबारा कर लेंगे सेलेक्ट, और फिर हम आएंगे सॉर्ट में। तो सॉर्ट में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपका सॉर्ट बाय में पहली वाली फील्ड के अकॉर्डिंग तो लिख के आ ही रहा है। अब यहाँ पे मुझे एक दूसरी फील्ड के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, जो कि इस केस में हमारी क्या है, डेजिग्नेशन। तो यहाँ दोबारा करेंगे एक ऐड लेवल। जब ऐड लेवल कर दें यहाँ पे एक बंद किया जाएगा देन बाय, यानी कि डिपार्टमेंट के बाद मैं किस फील्ड को सॉर्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे ले लेंगे डेजिग्नेशन। तो यहाँ पे मैंने ले लिया आप डेजिग्नेशन, और अब आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि हर डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड डेजिग्नेशन वाइज लग जाएंगे। लेकिन मैंने जैसे ओके किया, अब आप यहाँ पे देखिए कि कंप्यूटर डिपार्टमेंट के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उसमें आप देख रहे हैं आपकी मैनेजर सारे एक जगह आ गए और ऑपरेटर सारे एक जगह आ गए। इसी तरीके से परचेज में भी अब आप देख रहे हैं कि परचेज डिपार्टमेंट जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उससे मैनेजर सारे एक जगह हो गए, ऑपरेटर सारे एक जगह हो गए। इसी तरीके से सेल के भी रिकॉर्ड्स हैं कि सेल डिपार्टमेंट में सारे रिकॉर्ड्स मैनेजर वाले सारे एक जगह आ गए और ऑपरेटर वाले सारे एक जगह आ गए। अब ठीक, तो इस तरीके से हमने 2 फील्ड पे इसको सॉर्ट कर लिया। ऐसे ही अब ये हमारे मैनेजर हैं, मैनेजर में आप ये देख रहे हैं कि इसकी सैलरी इतनी है, इसकी सैलरी 3600, इसकी सैलरी 8000, इसकी सैलरी 8500 है। ऐसे ही ऑपरेटर में भी इसकी इतनी है। तो इसमें भी अगर हम ये चाहते हैं कि
मैनेजर में जितने भी मैनेजर रैंक के एम्प्लॉई हैं वो सब बेसिक के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो जाए, यानी कि जिसकी बेसिक सबसे ज्यादा पहले हुआ है फिर उससे कम उससे कम उससे कम आए। इसी तरीके से ऑपरेटर में भी जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा है सबसे पहले हुआ है उसके बाद उसके कम वाले आए। ठीक, तो इस तरीके से ये काम है हर डिपार्टमेंट और हर डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग करना है कि तो यानी कि हमारा अभी हो गया कि हम ये चाहते हैं कि जो हमारा ये डेटाबेस हमने बनाया हुआ है ये डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो, साथ में डिपार्टमेंट में वो सारा रिकॉर्ड उनके डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग आ जाए। और अब अगर डेजिग्नेशन में भी हम ये चाहते हैं कि वो रिकॉर्ड्स बेसिक के अकॉर्डिंग लग के आ जाए, यानी कि जिसकी बेसिक ज्यादा है पहले वो आए और कम बेसिक वाले बाद में आए। तो फिर से एक बार वही काम करेंगे कि डेटाबेस को सिलेक्ट किया और फिर हम आ गए सॉर्ट में। सॉर्ट में आने के बाद फिर ये हमारी एक यहाँ पे आई रही, फिर हम यहाँ पे एक करेंगे अब एड लेवल। एड लेवल का फिर एक एड लेवल बनकर जाता है यहाँ पे। फिर अब हम यहाँ पे चूज कर लेंगे बेसिक फील्ड। बेसिक मैंने चूज कर ली। अब हमें यहाँ पे चूंकि बेसिक में चाहिए कि जो सबसे ज्यादा है पहले वो आए, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये बन के आता है ऑर्डर। ऑर्डर के नीचे हम यहाँ पे लाके क्लिक करेंगे, अभी बाय डिफॉल्ट आ रहा है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी कि वो एक हमेशा कम से ज्यादा के लेगा। हमें चाहिए सबसे ज्यादा वाली पहले आए, तो यहाँ पे हम कर देंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो जब आप लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करेंगे तो जो बेसिक ज्यादा है पहले वो आएंगे, कम वाले बाद में आएंगे। अब मैं जैसे ही ओके करता हूँ तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कंप्यूटर डिपार्टमेंट सारी जगह। अब मैनेजर में आप देख रहे हैं जो सबसे ज्यादा पहले वो आ रहा है, फिर उससे कम उससे कम उससे कम आए। इस तरीके से फिर ऑपरेटर में जो सबसे ज्यादा पहले वो फिर उससे कम के अकॉर्डिंग अरेंज होके आ रही है। फिर इसी तरीके से दूसरा डिपार्टमेंट में शुरू हो गया। परचेज डिपार्टमेंट में सारे मैनेजर एक जगह और ज्यादा वाली ऊपर वाला आ रहा है और उसके बाद नीचे के आ रहा है। तो इस तरह से पूरे डेटाबेस को हम अपने अकॉर्डिंग सॉर्ट कर सकते हैं। तो कितनी भी फील्ड पे आप चाहें तो उसको सॉर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपने एक्सेल में डेटाबेस को बना के और उसको सॉर्ट कर सकते हैं। तो जितना भी हमारा बड़े से बड़ा डेटाबेस भी अगर बना हो तो सॉर्टिंग के द्वारा हम उसको ज्यादा आसानी के साथ मैनेज कर सकते हैं, जिससे कि हम डेटाबेस को अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकें और ज्यादा आसानी से उस पर काम कर सके। तो कितनी भी फील्ड में हम सॉर्ट कर सकते हैं, जितना भी बड़ा डेटाबेस है जैसे भी आप चाहो उसके अकॉर्डिंग उसको सॉर्ट कर सकते हैं। तो आज हमने एक्सेल में डेटाबेस बनाना और उसे सॉर्ट करना सीख लिया। तो अब बारी है आपके आज की एक्सरसाइज की। तो ये है आपकी आज की एक्सरसाइज। उसी जैसे कि अभी हमने एम्प्लॉय वाला डेटाबेस किया था, यहाँ पे भी हमको यही करना है कि यहाँ पे मुझे स्टूडेंट्स के नाम दिए हुए हैं और उनके मोड दिए हुए कि किस मोड से पढ़ाई कर रहे हैं, कि वो रेगुलर मोड से पढ़ाई कर रहे हैं या ऑनलाइन मोड से पढ़ाई कर रहे हैं, और वो किस कोर्स में उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है और करंटली उनका कौन सा मॉड्यूल चल रहा है, उनकी क्या फीस है। तो करना मुझे कुछ नहीं, सिंपल से ही काम करना है इसको भी कि इस डेटाबेस को भी मुझे सॉर्ट करना है। और कैसे करना है, इस डेटाबेस को मुझे अरेंज करना है कि मोड के अकॉर्डिंग, यानी सबसे पहले वो जो रेगुलर वाले स्टूडेंट्स हैं वो एक जगह, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स एक जगह, और उसमें भी फिर रेगुलर और ऑनलाइन में फिर वो कोर्स के अकॉर्डिंग वो है कि जो रेगुलर में जितने भी एमएस ऑफिस वाले हैं सब एक जगह, अकाउंट्स वाले एक जगह, जावा वाले इस तरीके से, ऑनलाइन में भी एमएस ऑफिस वाले एक जगह, सब अलग अलग। और इसके बाद फिर मुझे उन्हें मॉड्यूल के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है कि किसमें किसका क्या मॉड्यूल चल रहा है। तो यहाँ पे भी हमें मल्टीपल फील्ड पे ही सॉर्ट करना है। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करिए, साथ ही हमारे वीडियोस को शेयर लाइक करिए और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।